MDCAT के पास पेपर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के MCQs आज इसका आखिरी हिस्सा है। तो क्वेश्चन 49 में कहता है कि टू एटम्स X एंड Y हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो ये है X की कन्फिगुरेशन, ये है Y की कन्फिगुरेशन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर दे लाइकली टू फॉर्म। देखिएगा इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो डेफिनेटली ये मेटल होगा X जो है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये बना देता है X+1 ये आएगा। और Y जो है तो उसके 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन करेगा, तो आपके पास Y जो होगा ये आ जाएगा -1 स्टेट। अब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये 1 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे, तो फार्मूला जो होगा वो है XY, ये फार्मूला आता है। ये गलत है, ये गलत इसलिए है कि इसमें आप देख सकते हैं ये 2 क्रॉस कर लें तो ये एक्चुअली इस तरह है कि X ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और आप जानते हैं कि X में एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी, तो वो एक लॉस कर सकता है, तो ये भी गलत है। अच्छा, फिर ये इसलिए गलत है कि इसको अगर आप क्रॉस कर ले तो Y-2 आता है, और Y-2 का मतलब कि Y ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये 2p5 है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2p6। इसी तरीके से ये भी गलत है कि इसमें X जो है ये 3 स्टेट रखता है, +3 एक्सीलरेशन स्टेट है, इसका मतलब कि X ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एन ऑर्बिटल may never be occupied by। देखिए ऑर्बिटल का ख्याल रखिएगा कि सब एनर्जी लेवल यानी सबशेल और ऑर्बिटल में फ़र्क होता है। S सबशेल है, S बजाते खुद ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एट द मोस्ट। फिर P जो है वो सब शेल है और उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz, और हर एक ऑर्बिटल में चाहे वो S का हो, P का हो या D का ऑर्बिटल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल may never be occupied by 1 electron, 2 electron, 3, तो ये आंसर है कि never be occupied by 3 electron, वो एम्प्टी हो सकता है 0 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट कहता है कि नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू। तो नाइट्रोजन जो है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा देखिएगा ये नाइट्रोजन है और 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये होगा 1s2 और फिर है 2s2। 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py और 2pz, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। 5 फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फिर 6th इलेक्ट्रॉन और फिर 7, तो इसमें 3 अनपेयर्ड आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज हुंड्स रूल यह है कि जब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हों, जिनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz, इनकी एनर्जी बराबर है, तो जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन को आप अनपेयर रखेंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ऑफ्बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, ये होगा हुंड्स रूल। बिकॉज ऑफ्बाउ प्रिंसिपल कहता है कि आप उस सब शेल को या उस ऑर्बिटल को पहले फिल करें जिसकी एनर्जी कम है। तो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बात इसकी हो रही है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हुंड्स रूल की वजह से है। नेक्स्ट कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21, व्हाट इज इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए तरीका ज़रा याद रखें कि ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे S, P, D और F, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सब शेल्स हैं। ये है हमारे पास S और फिर है P, D, F और G। आपने इनको उल्टे साइड से रिपीट कर देना है, तो ये इस तरह आएगा। मिसाल के तौर पे ये होगा SS, फिर P को साथ लेके तो ये आएगा हमारे पास PS, फिर होगा PS, और इस तरह फिर D को साथ लेके तो ये होगा DPS और DPS, ये होगा DPS, फिर होगा DPS, एंड द सेम वे ये होगा FDPS और इस तरह FDPS वगैरह। अच्छा, अब आप चले मैं वो भी लिख लेता हूँ, FDPS एंड सो ऑन। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर हो गए। अब आपने प्रिंसिपल लगा देना है, तो याद रखें कि S जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ये 1s है, पहले शेल का S है, ये 2s है, फिर होगा 3s, 4s, 5s, फिर ये है 6s, ये है 7s और ये 8s है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने P को आपने स्टार्ट कर देना है 2 से, बिकॉज ये दूसरे शेल में होता है। ये जो P है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये दूसरे शेल का है, तो 2p होगा, ये 3p है, 4p है और इस तरह फिर ये होगा 5p,
6p और यह है 7p। नेक्स्ट जो है डी है, तो डी को आपने स्टार्ट कर देना है 3 से, बिकॉज इसकी एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये होगा 3d, ठीक है, यानी तीसरे शेल का है, ये होगा 4d और ये होगा 5d और ये होगा 6d। आखिरी जो है वो है f, तो f को आपने स्टार्ट कर देना है 4 से। ये जो f है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये है 4f और ये होगा 5f। तो ये हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल आता है। अब यहाँ पर बात हो रही है स्कैंडियम की। स्कैंडियम में होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, तो फिर आपको टेस्ट में जो शॉर्ट तरीन आपको लगे, जो अच्छा लगे, आसान तरीन जो आप कर सके, शॉर्ट जो होगा वो आप करते जाएं। एक तो ये है ऑफ प्रिंसिपल कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करते जाएं, तो देखिए 2 आ जाएंगे, फिर होंगे 6, फिर 2 आ जाते हैं, फिर होंगे 6, फिर 2 आ जाते हैं। ये टोटल के 2 4 फिर 6 तो 10 12 और 6 18 19 20, तो डी में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये तरीका है कि आपने ये कर दिया है 4s2 और 3d1। ये हमारे पास आता है 3p6 3d3 और 4s1 3d3 नहीं, 3d1 आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इस तरह फिर है 4s2 और 3d1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। एक ये तरीका है कि आप इसको फॉलो करें, हम दोनों को फॉलो करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपने जो ट्रांजिशन जो सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। जो पहली सीरीज थी वो है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, फिर इसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कापर और आखिर में ये जिंक है। तो देखिए कन्फिगरेशन इनकी इस तरह आती है कि ये जो कन्फिगरेशन है ये होगी 3d1 यानी 4s2 और 3d1, ये फिर होगी 3d2, ये है 3d3। क्रोमियम का आप ख्याल रखें, तो ये फिर हमारे पास है 4s1 और 3d4 नहीं होगा, 5 होगा, बिकॉज s का इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है, ये क्रोमियम है। और फिर मैंगनीज हैं, तो ये होगा 4s2 और 3d5। तो फिर हमारे पास आयरन है, आयरन होगा 3d6, कोबाल्ट है फिर 3d7, निकल है 3d8। अच्छा, फिर कापर का ख्याल रखिएगा, 2 आपने ज़रूर याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। एक ये है क्रोमियम जिसकी ये कन्फिगरेशन आती है और एक है कापर। तो 3d8, तो आगे 3d9 नहीं है बल्कि s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो 4s1 और 3d जो होगा वो 10 हो जाता है। तो आपने ये 2 कन्फिगरेशन याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो हमारे पास इस वक्त ये सही है। आगे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल 28। तो देखिएगा निकल जो है, तो अगर आप देखें तो ये है 20। अगर आप एटॉमिक नंबर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इससे स्टार्ट ले लीजिएगा। 21 है, 22 23 24 25 आयरन 26 27 28 कापर 29 और जिंक पर 30 है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल 28 इज, तो आप देख सकते हैं कि निकल जो है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8 है, यानी देखिए आसान है। 21 3d1, 22 3d2 और 23 3d3, फिर क्रोमियम एक्सेप्शन। अच्छा, फिर 25 तो 3d5, 26 तो 3d6 और इस तरह कोबाल्ट है 27 और 3d7, निकल 28 3d8 और कापर एक्सेप्शन है और आखिर में जिंक 30, तो वो 3d10 होगा। तो अब 28, तो ये 3d8 कन्फिगरेशन है। 4s2 3d8 ये भी सही है, 4s2 ये गलत है और ये 4s2 ये वाला भी गलत है और 4s1 3, तो ये आता है 4s2 और 3d8। अच्छा, नेक्स्ट जो है कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैलियम। अब एक और तरीका आपको बता दूं कि अगर आपने कन्फिगरेशन करनी है वो इस तरह है कि आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद है, अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो इस तरीके से जैसे इसने दिया है यहां पर, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कर लें। जैसे कि देखें गैलियम जो है, तो गैलियम जो है तो ये बोरान फैमिली है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आप इस तरह करेंगे, देखिएगा ये है बोरान, फिर एल्यूमिनियम है, फिर है गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है।
तो देखें ये दूसरा पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो याद रखें ये चौथे पीरियड में है, गैलियम की बात हो रही है, चौथे पीरियड में है। और ये कौन सा ब्लॉक है? ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। तो देखें इसकी आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4 पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, तो 4p1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप देख सकते हैं इधर भी 4p1, इधर भी 4p1, इधर भी 4p1, इधर भी 4p1। लेकिन बात यह है कि अगर आप बोरान के आगे देखें तो हमारे पास जो नोबल गैस है तो वो नियान है, और फिर एल्यूमिनियम का आखिरी मतलब जब आ जाते हैं तो फिर आर्गान है। तो आपने यहां पे लिखना है कि पहले आर्गान की कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसके बाद, यानी हमारे पास आर्गान की कॉन्फ़िगरेशन है और फिर 4s2 यानी जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल s ब्लॉक के 2 ग्रुप, और फिर 3d10 यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर 4p1 है। तो ये हमारे पास है, ये सही आंसर आता है। यहां पे ये लिखता है कि 3s2, तो 3s तो नहीं आता। अगर आप इस सीक्वेंस को देख लें तो ये तरतीब इसकी गलत है, ये सही नहीं है। अच्छा, इस तरह ये भी है कि 3s2 और फिर 3d, तो ये भी ठीक नहीं है। क्रिप्टॉन इसने लिखा है, इधर भी क्रिप्टॉन है, तो इन दोनों में से कोई एक सही है, लिहाजा फिर ये सही होगा। ये है 4s2, 3d10 और 4p1। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट with the given electronic configuration has the highest ionization energy। जरा इसका ख्याल रखिएगा। ऐसा देखें, ये फिर इसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है और ये 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे आप देख सकते हैं तीसरा शेल है जनाब, तीसरा शेल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, बिकॉज ये दूसरा शेल है, ये भी दूसरा है और इधर भी तीसरा शेल है। तो इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया कि ये नहीं आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि इधर इसके 4 और 2 और फिर 2, तो ये के 4 2 6 और 2 8, इधर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर हमारे पास जो है तो 3 और 2 5 और 2 7। लेकिन ये 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है और ये 2p3 है, ये हाफ फील्ड है, लिहाजा ये आंसर सही होगा। पी के बारे में आप जरा ख्याल रखिएगा। पी इस तरह है कि जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, तो जिधर p1 कॉन्फ़िगरेशन है वो कम होगी, फिर p2 कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा होगी। याद रखिए अब p3 नहीं है, p4 की ज़्यादा है, p4 से ज़्यादा फिर p3 की होती है, और फिर p5 है, और फिर है p6। गोया हमने इन दोनों की जगह जो है वो तब्दील कर दी हैं। ये वाला मसला आप ये आ जाता है अक्सर कि जो नाइट्रोजन फैमिली है ग्रुप नंबर 5 पीरियड टेबल का, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का जो ग्रुप है ग्रुप 6 उससे ज़्यादा होती है, और इट इज़ ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो है कहते कि शोन बिलो आर portion of the orbital diagrams representing the ground state electronic configuration of certain elements, which of them obeys Pauli exclusion principle and Hund's rule। दो की बात हो रही है। Pauli exclusion principle यानी सारे क्वांटा नंबर एक जैसे नहीं होंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और Hund's rule मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए। तो सबसे पहले कि अगर आप ये देखिए तो ये गलत है, बिकॉज इन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हैं। ये एक ही शेल में, एक सब शेल में, एक ऑर्बिटल में एक तरह का स्पिन है, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत है कि इनका भी स्पिन एक जैसा है। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई एक सही है, तो याद रखिए ये भी गलत है। क्यों? कि हुंड्स रूल ये है कि जब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हों, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास p है, तो फिर ये होगा कि इसमें पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इधर 1 डालेंगे सेम स्पिन के साथ, फिर इधर 1 डालेंगे। लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और फिर इधर 2 डाल दिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये फिर सही है कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इधर है सेम स्पिन, फिर 1 इधर है सेम स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें से किसी यहाँ पे जो है ये पेयर अप हो जाता है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है जी, और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 24 है। जरा इसका ख्याल रखिएगा कि वो आपको हो सकता है क्रोमियम ना दे, डायरेक्ट कहे कि एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि क्रोमियम वाली ये बात याद रख लें, ये मैंने इसलिए कर दिया था पहले से कि मुझे पता था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो 4s2 3d4 नहीं होगा, बल्कि 4s1 एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, d5 पर हाफ फील्ड है और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखें, और हम ये जानते हैं कि ये जो गैलियम है
गैलियम, इससे पहले ये डी ब्लॉक के ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, और आर्गान होना चाहिए यहाँ पे। तो इधर आर्गान है 4s2 और 3d4, ये गलत कन्फिगुरेशन है, और ये फिर आर्गान है 4s2 3d5, नहीं ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ये फिर आर्गान है और 4s1 3d5, ये सही है। और इधर 4s0, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर डाले, ये भी स्टेबल नहीं है, ये इसका बेस्ट आंसर है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज, मतलब देखिए वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, आपका बुनियादी काम यह है कि आप क्वेश्चन को समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना वो क्या चाह रहा है। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जो सब शेल्स हैं, तो कहते हैं उसकी सीक्वेंस क्या करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहां से ये लिया है 4p से लेके 5d तक। तो अगर मैं ये ले लेता हूं 4p से लेके और 5d तक, ये इसने लिया है, ये वाला, ये सीक्वेंस है। तो देख लें 4p सही है, फिर 5s ठीक है, फिर इसके बाद है 4d, और फिर है 5p, फिर 6s, और फिर है 4f, और फिर है 5d। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस करेक्ट आती है, ये वाली सीक्वेंस गलत है। अगर आप वहां पे चेक कर लें तो 4p, इसके बाद 5s आता है, और इसने फिर 4s लिखा है, ये सीक्वेंस भी ठीक नहीं है, और इस तरह ये सीक्वेंस भी है, ये भी है। एक इसके ये वाला आसान तरीका है कि आप ये पहले बना दें SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, S को स्टार्ट करें 1 से, P को 2 से, D को 3 से, और F को 4 से, और S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर आप ये करने लग जाएं कि N+L रूल आप अप्लाई कर लें, तो फिर उसमें टाइम आपको लगेगा, आप कहेंगे ये 1 है, और L के लिए जो P के लिए L की वैल्यू 1 आ जाती है, 4 + 1 = 5, और फिर इसके लिए तो ये ज़रा टाइम लेगा, तो लिहाजा आपने इस तरह कर देना है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29। अब ये ख्याल रखिएगा कि ये 29 एक्चुअली कॉपर है। देखें अब इसने जो मैंने बात आपको ये वाली बताई थी, यही बात उसने वहां पे कर दी है कि एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो 4s2 3d9 नहीं होगी, बल्कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो ये होगा 4s2 3d9 गलत है, 4s1 और 3d10 ये कन्फिगुरेशन कॉपर की आती है, और 4s2 3d4 तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, आप काउंट कर लें, और इस तरह 4s1 और 3d5 ये नहीं है। अच्छा ये दोनों, ये फिर क्रोमियम की है और ये फिर कॉपर की है, तो ये इसने इसलिए दी है कि अगर किसी ने याद किया हुआ है कि एस में एक इलेक्ट्रॉन और डी में 5, तो फिर उसको मसला हो जाएगा, और इधर फिर एस में एक इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जो है ये ज़रूर याद रखें। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलोज ऑफ्बाउ प्रिंसिपल। ऑफ्बाउ प्रिंसिपल यह है कि उस सबशेल को पहले फिल कर लें कि जिसकी एनर्जी कम है, या उस ऑर्बिटल को पहले फिल कर लें जिसकी एनर्जी कम है। तो बाकी फिर दो प्रिंसिपल और भी हैं ऑफ्बाउ प्रिंसिपल के बाद, फिर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि जिधर दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के हों तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, और फिर हुंड रूल है कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, पहले वो अनपेयर होंगे, और फिर जब आगे जगह नहीं है पूरी तरह अनपेयर हो गए P1 P2 P3, तो आपके पास P3 आ गया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन अब इनमें से किसी के साथ पेयर अप हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि सिर्फ ऑफ्बाउ प्रिंसिपल, तो नाइट्रोजन के लिए तो सारे अप्लाई होते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी होते हैं, हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ऑफ्बाउ प्रिंसिपल है। क्यों? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे डालेंगे और 1s1 होगी, बिकॉज इसकी एनर्जी ज्यादा है, उधर नहीं होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा है नहीं कि आप पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर लें, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल इसमें है नहीं कि हुंड रूल अप्लाई कर लें। अच्छा फिर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज 3d5 कन्फिगुरेशन एंड इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वर्डिंग मैंने कहा था कि अल्फाज इसके अक्सर ठीक नहीं होते, तो ठीक है अगर ये इस तरह आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, या फिर अगर वो कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज 3d5 कन्फिगुरेशन एंड इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबका मतलब ये है कि ये आयंस हैं, बताएं कि किस में 3d5 कन्फिगुरेशन है। तो देखिए कॉपर +2, तो कॉपर से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो ये होगा S का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D का एक जाएगा, तो ये 3d9 कन्फिगुरेशन आ जाती है। मैंगनीज है, मैंगनीज में आप देख सकते हैं 4s2 3d5, तो अगर ये S के 2 चले जाते तो मैंगनीज आ जाएगा +2 और 3d5 कन्फिगुरेशन होगी, तो हमारा आंसर ये बनता है। जरा आयरन को देखें, आयरन +2 है, तो आयरन को देखें तो आयरन जो है 3d6 कन्फिगुरेशन है, यानी 4s2 3d6, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए
और 3d6 जो है वो आपके पास रह जाता है। जिंक जो है वो है 4s2 3d10, तो जिंक +2 जो होगा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये होगा 3d10।